जय हिंद, नमस्कार बच्चों। आज जो है हम लोग सिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस का सेकेंड रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि पार्टिसिपल को लेकर के इससे पहले हम कई क्लास ले चुके हैं और उसका वीडियो भी जो है अपडेट हो चुका है। आप चाहें तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और सिंथेसिस एक बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, कुछ थोड़ा बहुत टफ भी होता है, इसलिए इसके लिए हम भरपूर तैयारी करके लेकर के आए हुए हैं। आप केवल देखते रहें, पढ़ते रहें और पढ़ाई का आनंद लेते रहें, बिल्कुल आप लोगों को यह मैटर समझ में आएगा। तो इससे पहले हम बताए थे कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जो होता है ये 8 नियमों से बनता है। 8 नियमों में पार्टिसिपल वाला रूल हम बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के बनने का जो सेकेंड रूल होता है, जिसको हम लोग कहते क्या हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। तो सबसे पहला ये चर्चा होगा कि आखिर इन्फिनेटिव किससे कहा जाता है और हम कैसे जानेंगे कि यहाँ इन्फिनेटिव वाला रूल लगेगा। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब सिंपल सेंटेंस हम बताने गए और हम बताए कि इसके बनने के 8 रूल होते हैं और 8 रूल का अपना अपना एक पहचान होता है। हर रूल का एक पहचान है। जब तक पहचान क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। सेंटेंस आएगा, कौन रूल लगेगा, कैसे पता चलेगा, इन तमाम चीज़ों का जो है हम ट्रिक भी बता रहे हैं और फार्मूला के साथ इसको हम सेटिंग किए हुए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पार्टिसिपल का पहचान क्या था, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ ऐसे 2 सेंटेंस हो रहा था, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होता था। ये पहली पहचान हम पढ़ाते समय भी बताए कि ये वाली पहचान पर्याप्त नहीं है। हमारे बहुत सारे सेंटेंस आएंगे जिसमें दोनों सब्जेक्ट आपको सेम दिखेंगे। इसमें 3 ट्रिक हम बताए थे कि एक सेंटेंस में काम खत्म होता है तो दूसरे में शुरू होता है, और सबसे अहम जो ट्रिक था ये तीसरा वाला पॉइंट था कि इसके ख़त्म होने में या इसके शुरू होने में जो बीच का समय है ये 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यही इसका मेन पहचान था, किसका, पार्टिसिपल का। तो आइए आज चर्चा ये करते हैं कि आखिर सबसे पहले तो हम चर्चा करने वाले हैं कि इन्फिनेटिव कहते किसे हैं, कैसे जानेंगे कि यहाँ इन्फिनेटिव लगेगा। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे, यह समझने का विषय एक बार दिमाग में फिट हो जाएगा तो समझ लो कि ग्रामर जो है आप लोगों को आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो देखो, इन्फिनेटिव जो होता है ये कहा किसे जाता है, टू को कहा जाता है। द वर्ड टू इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। क्लियर ना। ये वर्ड जो कौन है, टू है, इसी टू को हम कहते हैं क्या, इन्फिनेटिव। 2 सवाल आता है, इन्फिनेटिव एक वर्ब होता है, तो आखिर ये इन्फिनेटिव वर्ब क्या चीज़ होता है, पहले इसको थोड़ा समझा जाए। यहाँ से ये बात तो हमको समझ में आ गया कि आखिर इन्फिनेटिव कहते किसे हैं। तो ये क्लियर हो गया ना, इन्फिनेटिव किसे कहा जाता है, टू को कहा जाता है। ठीक। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है इस चीज़ को समझना। कह रहे हैं कि ये टू आपका इसका नाम है क्या, इन्फिनेटिव है। यदि इस टू के बाद यहाँ हम किसी वर्ब को रख देते हैं तो यहाँ 2 सेट बना ना, यानी इसका नाम क्या है, इन्फिनेटिव है। ये है, अभी भी हम कहें कि टू को ही इन्फिनेटिव कहा जाता है और प्लस ये क्या है, वर्ब है। तो दोनों सेट का नाम क्या पड़ेगा, इन्फिनेटिव वर्ब, क्योंकि ये क्या है, वर्ब। तो यदि आप लोगों से कोई पूछ दे कि इन्फिनेटिव वर्ब क्या है तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, टू वाली क्रिया को क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब। टू वाली क्रिया का मतलब कि यदि टू के बाद कोई वर्ब आया है तो वह दोनों सेट जो होता है इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। क्योंकि देखो कुछ अलग नहीं हम बता, जो है वही है, जो आपके सामने है उसी का नाम तो हम कह रहे हैं। इसका नाम इन्फिनेटिव है, ये है, इसके बाद आया कौन है, वर्ब आया है। तो हम कहें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शब्द में इसका नाम क्या होगा, इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब किसे कहा जाता है ये समझ में आ गया ना। अब दूसरी बात समझो, ये जो इन्फिनेटिव वर्ब है ये 2 टाइप का होता है, 2 जगह पर आता है। ठीक। यही इन्फिनेटिव वर्ब जो है कहीं इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बनता है और कहीं पर क्या बनता है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बनता है।
इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लो, कब यह सब्जेक्ट हो जाएगा और कब यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट जो होता है ये 4 प्रकार का होता है, पिछली कक्षाओं में जो आप लोग पढ़े होंगे। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, एक इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट होता है और एक जो होता है आपका जेंड ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये कि इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट कब होता है और सब्जेक्ट कब होता है। इन्फिनेटिव है क्या, पहले तो हम इस पर चर्चा किए। इन्फिनेटिव किससे कहा गया, टू। इसके साथ यदि कोई वर्ब आ जाता है तो ये टोटल जो सेट होता है यह इन्फिनेटिव वर्ब हो जाता है। क्लियर ना। दूसरी बात क्या है कि यही इन्फिनेटिव वर्ब जब हमारे सेंटेंस के भीतर जाते हैं तो 2 प्लेस को ले लेते हैं। यहीं से आता है कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट क्या होता है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक सवाल बन जाता है। तो आप समझ लीजिए कि यही इन्फिनेटिव वर्ब जब सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा तो आप उसको क्या कहोगे, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट कहोगे। और जब जगह लिया रहेगा किसका, ऑब्जेक्ट का लिया रहेगा, तब आप क्या कहोगे, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट कहोगे। जैसे एग्जांपल देखो, अभी हम दिखा दें। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है कि आई वांट टू रीड है, ध्यान से समझिएगा। अब हम आपसे कहें कि बताओ इसमें इन्फिनेटिव वर्ब कौन है। इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब टू वाली क्रिया ढूंढ लो। तो टू वाली क्रिया कौन है, यानी टू के बाद जो है वही टू वाली क्रिया है। टू के पहले भी एक वर्ब है और एक बाद भी है। तो टू के बाद वाला जो वर्ब है यानी टू को लेकर, क्योंकि इसका नाम क्या है, इसका नाम इन्फिनेटिव है ही, हम इसको कहते क्या है, वर्ब कहते हैं। तो दोनों सेट को हम कह दिए तो क्या हो गया, इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। हम ये आपसे जानना चाहे कि यह इन्फिनेटिव वर्ब है क्या, सब्जेक्ट में आया है कि ऑब्जेक्ट में आया है। तो भैया जिस जगह पर रहेगा वही उसका नाम होगा। तो बताओ तो किस जगह को लिया है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब के जगह पर लिया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें। और वर्ब के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो जगह किसका लिया, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है। सबको समझ में आ गया ना। उसी तरह हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे लिखते कि टू पे, और यहाँ लिखते द टेक्स्ट है, और यहाँ इज आवर ड्यूटी है। यह इस क्वेश्चन में हम कहें कि आप बताइए कि इन्फिनेटिव वर्ब कहाँ दिया है, ढूंढ लो। इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब टू वाली क्रिया को हमको ढूंढना है। तो टू वाली क्रिया देख लीजिए कहाँ है, यहाँ ये इन्फिनेटिव वर्ब यहाँ पर दे रखा है। यदि हम आपसे ये जानना चाहें कि यह इन्फिनेटिव वर्ब जो आया है ये क्या है, सब्जेक्ट में आया है कि ऑब्जेक्ट में आया है, तो देख लो, पहचान लो। क्योंकि हमारे सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो कौन सा जगह लेता है, सब्जेक्ट वाला। तो इसलिए अब यहाँ टू पे को क्या कहोगे, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट कहोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको समझ में आ गया ना। तो हमारे कहने का मतलब हम अभी तक आपको क्या बताएं, हम ये बता रहे हैं कि इन्फिनेटिव किससे कहा जाता है, इन्फिनेटिव से क्या क्या बनता है। तो हम सवाल किए कि इन्फिनेटिव क्या है, टू को हम इन्फिनेटिव कह दिए। इन्फिनेटिव वर्ब भी होता है, यानी टू वाली क्रिया को क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। यह इन्फिनेटिव वर्ब हमारे सेंटेंस के जब भीतर जाता है तो 2 जगहों पर दिखता है, तीसरी जगह पर नहीं दिखेगा, 2 ही जगह पर दिखेगा। पहली जगह इसका कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट में भी दिखेगा। जब ऑब्जेक्ट में रहेगा तो आप कहोगे इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट में रहेगा तो आप क्या कहोगे, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है। यदि आप लोगों से कोई पूछ दे कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट क्या होता है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है, तो आप बता लोगे ना। आगे चला जाए, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या था, इसकी मदद से हमको सिंपल सेंटेंस बनाना था। यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास टोटल रूल कितने हैं, 8 रूल है। और सेकेंड वाला रूल हम लेकर चल रहे हैं इन्फिनेटिव, अर्थात इन्फिनेटिव से सेंटेंस कैसे बनाएंगे, बात ये है। तो हम इससे पहले आपको क्या बताएं कि इन्फिनेटिव किसे कहा जाता है। हम कहेंगे यदि किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कहेंगे कि इन्फिनेटिव से जोड़ लो, तो आप किससे जोड़ोगे, नहीं समझ में आया। मान लो कोई 2 शब्द हम दे दिए और हम कह दे कि दोनों शब्द के बीच में इन्फिनेटिव लगा कर ऐड कर लो। तो इन्फिनेटिव लगाने के लिए जो शब्दवा लाओगे, किसको लाओगे,
टू को लाओगे, क्योंकि टू ही है क्या, इन्फिनेटिव है। क्लियर ना। अब हमारी बात को समझो, आगे हम क्या बता रहे हैं। यानी यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए कि इन्फिनेटिव है क्या। एक चीज़ आपको हम बता दें कि इन्फिनेटिव अपना हिंदी का अर्थ कैसे देता है। यानी टू वाली जो क्रिया है, जब टू के बाद कोई क्रिया आ जाता है तो वह अपना अर्थ नानेनी में देता है। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले है, तो टू प्ले का अर्थ क्या निकलेगा, मैं खेलना चाहता हूँ। तो खेलना ना आया कि नहीं आया। तो हमेशा इन्फिनेटिव जो है अपना हिंदी का अर्थ किस में देता है, ना में देता है, नी में देता है, या नी में देता है, और के लिए के भी अर्थ में आता है। नानेनी के लिए के अर्थ में भी जो इन्फिनेटिव अपना अर्थ जो है दे देता है। सबको समझ में आया ना। अब सबसे आवश्यक चीज़ आप समझना कि आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ इन्फिनेटिव ही लगेगा, क्योंकि इन्फिनेटिव किसे कहा जाता, अब तक तो ये चर्चा हो रहा था और इस शब्द को अच्छी तरह शायद हम लोग जान चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे कि आखिर इन्फिनेटिव कैसे लगेगा, कैसे हमको पता चलेगा। तो देखो, हमेशा की तरह हमारे सामने 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस आपको जोड़ने को दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको करना क्या है, सिंपल करना है। यहीं बगल में कोष्टक में यही जो लिखा रहेगा कि आपको करना क्या है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। 2 सेंटेंस ऐसे दे दिया जाएगा। इसकी पहचान समझना। देखो, इस सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस तो आप खूब अच्छी तरह समझ रहे हो ना, जिसमें काम पहले हुआ है वही ना पहला सेंटेंस होता है। तो बता रहा कि इसमें पहले सेंटेंस में यहाँ जो भी काम यहाँ पर हुआ रहेगा, ध्यान से आप समझेंगे पहचान। पहले सेंटेंस में यहाँ जो भी काम हुआ रहेगा, इस काम का उद्देश्य जो है किधर रहेगा, दूसरे सेंटेंस में दिखेगा। एनी डाउट किसी को समझने में? पहचान में क्या समझे कि यहाँ 2 सेंटेंस यदि हमारे सामने दिया है, पहले सेंटेंस में यहाँ जो भी काम हुआ है, इस काम का उद्देश्य किधर रहता है, दूसरे सेंटेंस। उद्देश्य का मतलब क्या है कि आखिर यह काम जो हो रहा है, यह काम क्यों हुआ है, इस क्यों का जवाब आपको किधर मिलेगा, दूसरे सेंटेंस में मिलेगा। यही इसकी पहचान होती है। जबकि यहाँ भी लगभग दोनों सब्जेक्ट आपको सेम मिलेगा। पार्टिसिपल में भी हम बताए कि दोनों सब्जेक्ट सेम होता है ना, यहाँ भी सेम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट सेम मिला तो हम आँख बंद कर पार्टिसिपल लगा दें। पार्टिसिपल में सब्जेक्ट सेम के साथ साथ 2 कंडीशन और भी होती है, उसको मिलाया जाता है। ठीक ना। एक काम खत्म होता है तो दूसरे में क्या होता है, शुरू होता है। इसमें काम पकड़ा कि पहले में काम तो हो रहा है, तो जो है कमुआ हुआ है, इस कमुआ का उद्देश्य किधर रहेगा, दूसरे में। उद्देश्य कैसे मिलेगा आपको, जब पहले सेंटेंस के काम में आप क्यों से सवाल करोगे तो उसका उद्देश्य आपको मिल जाएगा। तो इसकी पहचान सबको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल देखोगे तो एकदम जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे ये सेंटेंस लग रहा है। आइए क्वेश्चन लेते, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ही टूक हिज नाइफ है। नाइफ का मतलब चाकू होता है। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि वह एक चाकू लिया। तो हम क्या आपसे बोले हैं कि हमारे सामने 2 सेंटेंस हमेशा रहेगा ना, तो दोनों में से जिसमें पहले काम हुआ है, तो जो काम हो रहा है उस काम का उद्देश्य किधर रहेगा, दूसरे के वाक्य में दिया रहेगा। अब देखो, इधर हम दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, यहाँ दूसरा सेंटेंस जिसको जोड़ना है, ही वांटेड टू, और यहाँ है किल ए हेन है, और यहाँ क्लोज कर दिए। समझो अब यहाँ पर, यहाँ हम क्या लिखे, पहला काम क्या हो रहा है कि वह चाकू लिया है, और दूसरा काम क्या है, देखो तो ही वांटेड टू किल ए हेन, वह एक मुर्गी मारना चाहता था। तो हमारे कहने का मतलब ये कि इन्फिनेटिव की पहचान क्या है कि पहले सेंटेंस में यहाँ जो भी काम हुआ होगा, उस काम का उद्देश्य किधर रहेगा, दूसरे में रहेगा। तो आप बताओ तो पहले सेंटेंस में काम क्या हुआ है, काम क्या कर रहा है पहला सेंटेंस, वह चाकू लिया, और चाकू लेने का उद्देश्य देखो तो किधर रहा है, दूसरे में है कि नहीं है,
अब हम यहीं से सवाल आखिर में, अब पहली बात समझना यहाँ पर कि यहाँ काम तो हो गया और इसका उद्देश्य दूसरे में दिया है, यानी काम क्यों हुआ, उद्देश्य बाहर आ जाएगा। यानी इसकी पहचान क्या है कि पहले सेंटेंस में जो काम रहेगा, जो काम हुआ है, उस काम का उद्देश्य दूसरे सेंटेंस में दिया रहता है। समझ आ गया ना। तो इस सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, सवाल ये है। और दूसरी बात ये है, अब देखो एक फार्मूला हम छोटा सा यहाँ पर लिखेंगे, फार्मूला को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ फार्मूला है कि पहला वाक्य और प्लस जोड़ेंगे किससे, इन्फिनेटिव से। पहला वाक्य प्लस इन्फिनेटिव और प्लस, ध्यान से समझिएगा, जो दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लाकर जोड़ दो। यही इसका फार्मूला। देखो एक फार्मूला यहाँ पर, ये है, इसी फार्मूला पर इसको जो है बनाया जाता है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि हम आपको इन्फिनेटिव बता रहे हैं, इन्फिनेटिव में हम ये इसकी पहचान बताए कि पहले सेंटेंस में जो काम हुआ रहेगा, उस काम का उद्देश्य दूसरे में रहेगा। ठीक, ये हमारी पहचान हो गया। तो हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें काम क्या हुआ, वो चाकू लिया है, और हम कह रहे हैं कि चाकू क्यों लिया। क्यों से सवाल करोगे तो उसका उद्देश्य बाहर आएगा। तो चाकू क्यों लिया बताओ, मुर्गी मारने के लिए। उद्देश्य क्या निकला, मुर्गी मारने के लिए। और थोड़ा इधर देखो तो हम पहचान में क्या लिखे हैं, फार्मूला क्या लिखे, कैसे बनाओगे, कैसे बनाने जाओगे। हम कह रहे हैं कि पहला वाक्य पूरा ले लो, तो पहला सेंटेंस यहाँ से आप पूरा ले लो। पहला सेंटेंस जब पूरा लोगे तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि ही टुक, और यहाँ हो जाएगा क्या, हिज अ नाइफ। पहला सेंटेंस हो गया। और कह रहा किससे जोड़ना है, टू से जोड़ना है। तो देखो यहाँ टू से हम जोड़ लिए, और टू के बाद क्या कह रहा है कि दूसरे वाक्य का जो उद्देश्य है उठा लो। तो इतने बड़े सेंटेंस में इसका उद्देश्य क्या है, ढूंढ लो यार। और उद्देश्य कैसे मिलेगा, पहला सेंटेंस में जो काम हुआ है उसी काम में क्यों से सवाल कर दो, उद्देश्य बाहर हो जाएगा। तो देखो पहला काम क्या हो रहा है कि चाकू लिया है, और चाकू क्यों लिया है, उद्देश्य निकलेगा। क्यों लिया है, मुर्गी मारने के लिए। यानी कहाँ गया, यानी कि ये रहा इसका क्या उद्देश्य, किल ए हेन। और यहाँ टू हम लगाई दी है, तो सीधे सीधे यहाँ पर लिखोगे क्या, किल ए हेन, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। दोनों जुट करके देखो एक हो गया। और हम बताए कि इन्फिनेटिव जब किसी सेंटेंस को जोड़ता है तो अपना हिंदी का अर्थ नानेनी में के लिए के अर्थ में देता है। जोड़ करके देखो, वह अपना चाकू लिया, टू किल ए हेन, एक मुर्गी मारने, ने आया ना, ने के लिए, यानी मुर्गी मारने के लिए एक चाकू वह ले लिया। ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो यही इन्फिनेटिव का पहचान होता है। समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट किसी को समझने में? यानी आप बताएंगे कि इसका ट्रिक क्या है, कैसे जानेंगे कि इन्फिनेटिव है। यही मेन चीज़ होता है। हम कई बार इसको रिपीट कर रहे हैं ताकि इसकी पहचान आपके दिमाग में अच्छी तरह फिट हो जाए। पहचान क्लियर हुआ ना, पहले सेंटेंस में जो काम हुआ रहेगा उस काम का उद्देश्य दूसरे में रहेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि यह सेंटेंस तो पार्टिसिपल से भी हो सकता है। क्यों? सब्जेक्ट दोनों सेम है और काम भी एक तरीके से हो रहा है, तो लग रहा है कि पार्टिसिपल ही का मॉडल आया हुआ है। लेकिन कामों में देखो अंतर है। पार्टिसिपल में क्या होता है कि पहला काम खत्म होता है तो दूसरा क्या होता है, शुरू होता है। पहले में काम यहाँ तो हुआ है, यहाँ देखो तो यहाँ कोई काम हुआ है, इसमें काम में नहीं हुआ है। और पार्टिसिपल क्या कहता है कि पार्टिसिपल के दोनों सेंटेंस में काम होता है। पहला काम खत्म होता है तो दूसरा क्या होता है, शुरू होता है। इसमें तो काम पहले में हो रहा है लेकिन इसमें काम ही कहाँ हुआ है काम किया है। ये तो एक उद्देश्य प्लानिंग है। हम चाकू ले लिए हैं और मारेंगे, ये एक सोच है, एक प्लान कर रहा है। अभी काम कहाँ कर रहा है, अभी तो चाकू लेकर जा रहा है, रास्ते मिलेगा तब न रेतेगा, है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सभी लोगों को ना? पार्टिसिपल में इसमें अंतर क्लियर हो गया ना? पार्टिसिपल में कैसे फर्क रखोगे, इसमें कैसे फर्क रखोगे, सबको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल हम और लाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जितना ही एग्जाम्पल देखेंगे उतना ही आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं कि राम वेंट टू आगरा है, फुल स्टॉप है,
और दूसरा सेंटेंस देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ही वांटेड टू सी, ही वांटेड टू सी द ताज है, ताज मीन्स ताजमहल। अब बताइए तो पहले सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? पहले में काम क्या रहा कि वह आगरा गया। कौन गया? राम आगरा गया। काम क्या हुआ? आगरा जाने का। इधर देखो ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। तो क्या देख लिया? अभी काम नहीं हुआ, अभी तो चाहता है। तो हम आपको क्या बताएं कि पहले सेंटेंस में जो काम हुआ रहता है उस काम का उद्देश्य किधर रहेगा? दूसरे में रहेगा। तो उद्देश्य ढूंढ लो अब, यानी कि उद्देश्य कैसे मिलेगा? क्योंकि देखो नीचे फार्मूला इंतजार कर रहा है लगने के लिए। ये कह रहा कि पहला फार्मूला आप ले लो, यानी पहला सेंटेंस पूरा पूरा ले लो और जोड़ना किससे है? टू से। और टू के बाद क्या करना है? फार्मूला देखो, टू के बाद क्या कह रहा है कि दूसरे वाक्य का उद्देश्य। तो दूसरे वाक्य का उद्देश्य कैसे ढूंढेंगे? पहले वाक्य में क्यों से सवाल करो, मिल जाएगा। पहला वाक्य क्या है? वह आगरा गया। आगरा क्यों गया? देखो तो क्यों गया? उद्देश्य क्या मिला? ये सी द ताज, यही ना मिला। अब जोड़ लो। तो जब इस सेंटेंस को हम बनाने जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन करा कि पहला वाक्य का मतलब क्या लिखेंगे कि राम वेंट टू आगरा, और यहाँ टू आएगा। दूसरे वाक्य का उद्देश्य ले लो तो क्या है? सी द ताज, इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। यही है। समझ में आया कि नहीं आया? लगा लोगे सभी लोग ना? तो यही इन्फिनिटी होता है। थोड़ा सा केवल ध्यान दे दोगे तो 100% आप लोगों का सिंथेसिस मुँह ज़बानी हो जाएगा। कितने लोगों को मुँह ज़बानी होगा कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएंगे। क्लियर ना? आया कि नहीं आया ये आप जरूर करेंगे। आइए एक और रूल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए इन्फिनिटी में दो तरह का मॉडल आता है। ये आपका पहला मॉडल है। इन्फिनिटी में कितना मॉडल आता है? दो मॉडल आता है। ये पहला मॉडल सबको समझ में आया ना? एक काम खत्म हो रहा है तो दूसरा उसका उद्देश्य दूसरे में दे रहा है। इसको जोड़ना किससे? इन्फिनिटिव से। अब इसका दूसरा मॉडल थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका एक फार्मूला लिखेंगे और हमको पूरा उम्मीद है कि आप चुटकी बजा करके इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करोगे। देखते ही लगा लोगे। चुटकी बजाने का मतलब है कि क्वेश्चन देखोगे और सॉल्व हो जाएगा। हमारी यही कोशिश है कि आप लोग ऐसे पढ़ लो कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए कॉपी कलम न लेना पड़े। और हमको उम्मीद है कि आप ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं लेना पड़ेगा। आइए इसका फार्मूला देखते हैं। ये देखिए दूसरे मॉडल का कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सब्जेक्ट होगा और ये बी वाली हेल्पिंग वर्ब होगा। बी का हेल्पिंग वर्ब सबको समझ में आ रहा है ना? इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक। और इसके बाद एक शब्द हम लिख रहे हैं कि यहाँ भेरी, और भेरी के बाद एक यहाँ पर एडजेक्टिव होता है। ठीक। और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप, और फिर एक सेंटेंस दूसरा वाला रहेगा। सब्जेक्ट होगा यहाँ कैन या कुड, इसके बाद फिर यहाँ पर नॉट होता है, और नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ अदर होता है। दोनों मॉडल को अच्छी तरह आप लोग समझ लीजिए। यानी दूसरे मॉडल का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी हमारा सेंटेंस इस मॉडल का भी आएगा। यानी कह रहा कि सब्जेक्ट है बी है, और ये याद रखना कि भेरी जैसे कोई भी शब्द है। भेरी का मतलब क्या है? भेरी क्या अर्थ देता है? बहुत का। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंग्लिश में बहुत का अर्थ देने वाला केवल भेरी ही है, और भी शब्द हैं। जैसे मोर होता है, मच होता है ना, क्वाइट होता है, भेरी होता है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। यानी यहाँ कोई न कोई एक बहुत का अर्थ देने वाला कोई एक वर्ड यहाँ पर रहेगा। उसके बाद एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव के बाद क्या है? सब्जेक्ट होगा, और ये कैन या कुड दोनों में से कोई एक होगा। कब कैन होगा? जब यहाँ इज, एम, आर होगा तो क्या होगा? कैन होगा। और जब यहाँ वाज और वर होगा तो यहाँ पर क्या होगा? कुड होगा। यानी जब प्रेजेंट में रहेगा तो यहाँ कैन, और जब उधर पास्ट में रहेगा तो इधर क्या होगा? कुड होगा। और कुड के बाद क्या है? नॉट है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, और अदर है। इसी फार्मूला को हमको समझना है। आइए इस फार्मूला को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस फार्मूला को थोड़ा एक लाइन में फिर से इसको लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये फार्मूला आएगा, यहाँ सब्जेक्ट होगा, बी होगा,
और यहाँ भेरी जैसा कोई भी शब्द हो सकता है। यहाँ एक एडजेक्टिव लगा होता है फुल स्टॉप, फिर यहाँ एक सब्जेक्ट होगा, यहाँ कैन होता है या कुड होता है, और इन दोनों में से कोई एक होता है। यहाँ नॉट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता है, अदर। एक लाइन में इस फार्मूला को हम ले रहे हैं। यदि हमारे सामने इस तरह का कोई भी सेंटेंस दिखा और सिंपल बनाने को कह रहा है तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ जो भेरी का अर्थ देने वाला जो भी शब्द हो, चाहे भेरी हो या इसके अलावा कोई और हो, उसके जगह पर हम लिखेंगे क्या, TOO। इसको एडवर्ब टू कहा जाता है, ठीक। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर ये सब्जेक्ट से लेकर के इस नॉट के जगह पर, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इन्फिनेटिव। अब बाकी लोगों को उतार लो तो एक फार्मूला तैयार होगा। देखो करा कि भेरी की जगह पर टू हो गया तो बाकी उतारो, तो यहाँ बाकी से यहाँ सब्जेक्ट आएगा, यहाँ जो बी वाली सहायक क्रिया ये आ गया, भेरी के जगह पर यहाँ पर क्या हो गया, टू, और टू के बाद बाकी में क्या है, एडजेक्टिव यहाँ पर है, इसको हम ले लिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जगह पर देखो क्या है, टू है, तो इसलिए हम प्लस यहाँ पर क्या लिखे, टू, और टू के बाद अब आगे का शब्द जोड़ लो। आगे का शब्द देखो क्या है, वर्ब, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर, यहाँ पर फुल स्टॉप। इस तरीके से देखो हम सेंटेंस को जो यहाँ बना दिए, यही हमारा फार्मूला है, इसी पर बनेगा। यह फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सभी लोगों को? अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप देखते ही सॉल्व करोगे। देखो यहाँ हम लिख दिए कि राम इज द वेरी ओल्ड, फुल स्टॉप, और यहाँ कह रहा है इज है ना, कैन नॉट रन इन द फील्ड है। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, अपना फार्मूला आप मिला लो। देखो हम फार्मूला में क्या कहें कि यहाँ सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट होगा, देखो कौन आया, राम। बी में कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, पांचों में से देखो कौन है, इज है। अब बहुत का अर्थ देने के लिए स्वयं भेरी आया है, आया ना। इसके बाद एक एडजेक्टिव देखो कौन है, ओल्ड है, इसके बाद फुल स्टॉप, कुछ नहीं आया है। और उसके बाद देखो फिर एक नया सब्जेक्ट में कौन है, ही है। कैन या कुड दोनों में से कौन आ गया, कैन। क्यों आया, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, इज लगा है। इसके बाद देखिए फार्मूला से नॉट आ ही गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है, रन है, ऑब्जेक्ट में देखो कौन है, इन द फील्ड है। अब बना लो। तो हम यहाँ फार्मूला में आपको क्या दिए कि भेरी के जगह पर आपको क्या लिखना है, टू। ये फार्मूला पर उतारते चले जाओ। तो देखो सब्जेक्ट पे यहाँ पर कौन है, राम, और यहाँ बी में कौन है, इज। इस भेरी की जगह पर आप क्या लिखोगे, टू, और टू के बाद जो एडजेक्टिव है ले लो यहाँ से। अब देखो यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जगह पर आपको क्या लिखना है, टू। तो लिखो, ये हो गया आपका टू, और जो बाकी है वो उतार लो। तो बाकी क्या है, रन, और इसके बाद इन द फील्ड है, और इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप, बस तो गया। यही इन्फिनेटिव का जो है दूसरा वाला मॉडल है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या इस जैसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो नहीं सॉल्व कर लोगे? इन्फिनेटिव में 2 ही मॉडल का क्वेश्चन आता है, एक इससे पहले हम बताए, और एक ये वाला मॉडल है। अब इन दोनों फार्मूला की मदद से इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोगों को आ गया ना? तो आज हम केवल इन्फिनेटिव को बताएंगे, क्योंकि सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसको बड़ा आराम से जो है पढ़ा जाता है। तो आज का क्लास हम यहीं अब ओवर करेंगे और कल फिर आते हैं सिंपल सेंटेंस के तीसरे रूल के साथ, जिसका नाम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये भी रूल बड़ा इजी लगेगा आप लोगों को, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि हमारा क्लास और टीचिंग आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप निश्चित जो है हमारे चैनल ज्ञान ज्योति इंग्लिश ग्रामर एजुकेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। इस बात को आप ज़रूर लिखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, फिर मिलते हैं।